हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोफिल। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट में टॉपिक एक्सी2 कंजर्वेशन। एक्सी2 कंजर्वेशन क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर कंजर्वेशन दो तरह से किया जा सकता है, एक इन सीटू और एक एक्सी2। इन सीटू क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सीटू कंजर्वेशन हम किन किन चीज़ों से कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा कि नेशनल पार्क हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सी2 कंजर्वेशन। एक्सी2 कंजर्वेशन कैसे होता है और एक्सी2 कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी स्ट्रैटेजीज वगैरह अब हम अपने वीडियोस में आने वाले और इसमें पढ़ेंगे, जितना इसमें हो पाए रोड मैप में, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में। तो एक्सी2 कंजर्वेशन, पहले तो कंजर्वेशन का आप लोग अवेयर हो गए होंगे कि कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक। और फिर इन-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है ये भी आप लोग जान रहे होंगे। कंजर्वेशन मतलब किसी भी एंडेंजर्ड प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज को बचाना कि वो लुप्त ना हो, वो एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक। अब ये कंजर्वेशन जो है वो दो तरह का था, एक इन-सिटू था और एक एक्सी2 था। जो इन-सिटू था उसमें हम लोग उस प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज को उसके ही नेचुरल हैबिटेट में रख के कंजर्व करते थे, तो वो क्या कहलाता था, इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में उसका अपोजिट होगा, हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट में ना रख के कहीं बाहर रखें, उसके नेचुरल हैबिटेट से बस अलग हो, उसके नेचुरल हैबिटेट में ना हो, नेचुरल हैबिटेट से दूर कहीं ले जाए हम उसे, तब उस तरह के कंजर्वेशन को बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है। तो इन सीटू में क्या होगा, नेचुरल हैबिटेट में जो कंजर्वेशन होगा, और एक्स सीटू में क्या होगा, जो नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके जो हम कंजर्व करेंगे, जब हम कंजर्व करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है देख लो, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। प्रोटेक्शन दी जाती है एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो भी प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज खतरे में हो और वो आगे चल के एक्सटिंक्ट हो जाए, लुप्त हो जाए, तो उसको भाई बचाना तो एक बिग टास्क है ना हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अब अगर वो स्पीसीज़ हमारे ज़्यादा काम आ रही है प्लांट की या फिर एनिमल की, तो उसको कंजर्व करना हमारा एक जो है एक तरह से कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको कंजर्व करें ताकि वो सेव हो सके और आगे वाली जनरेशन भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाके अगर हम उन स्पीसीज को कंजर्व करते हैं तो वो क्या कहलाती है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये लिखा है इंग्लिश में है यहाँ पे, बट आप लोग हिंदी वाले ध्यान से सुनो और अपने आप से बना के लिख लेना। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि हम आपको अलग से नोट्स दें हिंदी के या फिर इंग्लिश में। ठीक है। जो बोल रहे हैं वो सुन लो, उतना ही लिख लोगे अपनी कॉपी में, बस बहुत है। फिर तो एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है समझ में आया। अब जैसे कि जू हो गया, गार्डन्स, बोटानिकल गार्डन्स वगैरह होते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, और नर्सरीज होती हैं, लैब्स होती हैं, इन सब जगह पे हम अगर किसी भी प्लांट या फिर एनिमल को कंजर्व करते हैं, देन वो किसके अंदर आता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंडर वो चीज़ आती है। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन से आप अवेयर हो गए कि वो क्या होता है, और इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये समझ गए ना अच्छे से। फिर अब हम आते हैं मैथड्स पे कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या मैथड्स होते हैं, मतलब उसको कंजर्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं। पहला है हमारा लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, थर्ड इज एनिमल ट्रांसलोकेशन एंड फोर्थ इज एनिमल रीइंट्रोडक्शन। ये मेथड्स हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखो लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा समय तक, कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब उसको क्या कह सकते हैं, उसकी देखभाल करना। तो अगर हम किसी भी प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से ले जाएं, मान लो एक एग्जांपल दे दूँ मैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि मान लो ये कोई एनिमल स्पीसीज है, ये कोई एनिमल है, ये कोई जानवर है, ठीक।
ये एंडेंजर्ड है, यानी कि ये खतरे में है, इसका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस वजह से खतरे में हो सकता है, या फिर इसका बहुत ज़्यादा हंटिंग कर लिया गया हो तो ये खतरे में हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये एंडेंजर्ड हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये मान लो हम ले आए, मेरा एक यहाँ पे हमने बहुत बड़ा सा जू खुलवाया है, या फिर मेरी एक यहाँ पे लैब टाइप की, कुछ भी समझ लो, जू समझ लो, ये मेरा यहाँ पे एक जू है, ठीक। अब ये ए स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड हो रही थी इस जगह पे, इसको हम इसके नेचुरल हैबिटेट से ले आए अपने जू में, और यहाँ पे हमने इसकी देखभाल की। अब अगर वो देखभाल ज़्यादा टाइम के लिए हो, क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया, और इसका हैबिटेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके हैबिटेट फिर से बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई उसकी एक तरह से कह लो पूरा सराउंडिंग डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका पूरा वातावरण पूरी तरह से समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, तो फिर से वातावरण वही सेम कंडीशंस लाने में, एनवायरनमेंट में टाइम तो लगेगा ना, है ना। तो अब जब तक यहाँ पे इसका एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, जब तक इसका हैबिटेट अच्छा नहीं हो जाता रहने के लिए, तब तक हम इस एक स्पीसीज को यहाँ जू में ले आए, इसकी देखभाल वगैरह की हमने अच्छे से। फिर जब हमने देखा कि हाँ फिर से जहाँ पे ये रहता था, जो इसका घर था, जो इसका नेचुरल हैबिटेट था, वो अब सही हो गया, उसमें जो कंडीशंस हैं वो सब अच्छी हो गई, एनवायरमेंटल कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस यहाँ ले आएंगे। अगर ये इसको इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ ज़्यादा साल लग रहे हैं, तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग में। और अगर सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने लगेंगे या फिर बहुत कम टाइम लगे, तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग देखो, इधर भी देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग प्लांट एंड एनिमल इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। यहाँ से ले आए हम जू में, जू में तो इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, मैन मेड एनवायरनमेंट मिल रहा है इसको, जो हम दे रहे हैं उसको वही तो मिलेगा ना, जो खाना हम उसको देंगे वही तो वो खाएगा जू में, कि कहीं भी चला जाएगा, कोई जंगल तो है नहीं कि अपने आप कहीं भी चला जाए, जो हम उसको देंगे वही वो खाएगा, जो हम उसको देंगे पीने के लिए वही वो पिएगा, है ना। जो शेल्टर हम उसे प्रोवाइड करेंगे उसी शेल्टर में वो रहेगा। तो ये हो गया क्या, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमने इसको रखा, हुज हैबिटेट इज लॉस कंप्लीट। ये लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग उनमें किया जाता है जिनका हैबिटेट पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो, पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, ठीक है। तो अब समझ में आया ये लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या चीज़ें थी। अब आओ शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, इसमें क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग में endangered animal maintained under human care for a short duration and then released in their habitat. This little help enables animal to re-establish itself. इसमें क्या बताया इन्होंने कि जो शॉर्ट टर्म है, अब जैसे कि मान लो ये एक कोई स्पीसीज है, इसको हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे लाए, ठीक है। अभी वो भूल जाओ, हैबिटेट वाला वो सिर्फ यहाँ पे था, ठीक है। ये कोई ए स्पीसीज है, ये इसका नेचुरल हैबिटेट है, ये हमारा जू है, हम इसको यहाँ पे लेके आए, थोड़े टाइम के लिए हम इसको लेकर यहाँ पे मान लो जिसे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसको सर्वाइव करने के लिए, तो हम इस स्पीसीज को यहाँ जू में लेके आए, हमने इसको अच्छे से इसकी देखभाल की थोड़े टाइम के लिए, और फिर ये ठीक हो गया, तो फिर हमने वापस जाके इसको इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया। ये हो गया शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, ठीक, जिसमें हमने इसकी थोड़ी सी हेल्प की, थोड़े टाइम के लिए हम इसको यहाँ पे लेके आए, और उतने ही इसके लिए काफ़ी हो गया कि वो फिर से अपने एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सके, अपने एनवायरनमेंट में जाके खुद को फिर से मतलब अपनी वही पुरानी लाइफ जी ले आराम से, उस लिटिल हेल्प की वजह से, ठीक। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट है एनिमल ट्रांसलोकेशन। एनिमल का ट्रांसलोकेशन कैसे हो सकता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब ही ऐसे ही समझ में आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लेकिन ये ट्रांसलोकेशन में क्या चीज़ जो है, जो कि मेन कह सकते हो एम है या मेन पॉइंट है इसका, वो ये है कि जो ट्रांसलोकेशन हम कर रहे हैं, तो अगर मान लो ये एक स्पीसीज़ है, तो ये इसका नेचुरल हैबिटेट है, तो हमेशा ट्रांसलोकेशन जब भी किया जाएगा किसी भी एनिमल या फिर प्लांट स्पीसीज़ का, वो हमेशा इस ए हैबिटेट से दूर ले जाएंगे, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाएंगे, उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं लाएंगे, उसके नेचुरल हैबिटेट से कहीं दूर ही ले जाएंगे, ठीक है। उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाएंगे तभी वो ट्रांसलोकेशन होगा। ये ट्रांसलोकेशन किस किस वजह से हो सकता है, अभी मैंने बताया था, अनकंट्रोल्ड हंटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा हंटिंग हो जाए इसकी, तो ये इसकी स्पीसीज कम होने लगे, ठीक है, इसकी प्रजातियाँ कम होने लगें, या फिर
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किसी वजह से एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आई या फिर कुछ भी रीज़न हो जिसकी वजह से इसका एनवायरनमेंट यानी कि इसका वातावरण प्रदूषित हो जाए या फिर ख़राब हो जाए, जिसमें जो कि इसके रहने के लायक ना रहे, इस वजह से हम इसको ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ले जाएंगे। या फिर कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग। अब मान लो जैसे कि ये ए स्पीसीज़ तो यहाँ पे है, कुछ ही स्पीसीज़ यहाँ पे है और कोई स्पीसीज़ इस जगह पे है ही नहीं, तो अब क्या होगा? अब भाई अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए इसको रिप्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग तो आप लोगों ने आई थिंक तो पढ़ा होगा 12th या फिर 11th में था, तो ब्रीडिंग में ज़्यादा नहीं घुसते हम, सिर्फ आपको चीज़ से अवेयर करा है। जैसे कि ब्रीडिंग मतलब मेट कराना। कोई मेल है कोई फीमेल है, तो ये एक दूसरे के साथ मेटिंग वगैरह करेंगे तो उसको बोल देंगे, और फिर जो इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या कहलाएगा? ब्रीड कहलाता है, ठीक है। तो कहाँ पे देखो, हाँ कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग। अब जब इसकी कुछ ही स्पीसीज़ हैं और वो उन्हीं में बार बार ब्रीडिंग कर रहा है, बार बार मतलब ब्रीड्स बना रहा है, उन्हीं स्पीसीज़ के साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो वही सेम ट्रेड्स ट्रांसफ़र होंगे। तो एक टाइम पे वो ट्रेड्स जो होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होने लगती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस वजह से फिर मतलब वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, इतना ज़्यादा हमको ज़्यादा अच्छा कह सकते हो कि ज़्यादा अच्छा हम लोग को रिज़ल्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, मतलब लगातार ब्रीड करेंगे तो फिर इनका मतलब ट्रेड्स वगैरह जो है वो वीक हो सकते हैं, वीक हो जाते हैं, मतलब हमको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा फिर इनसे, ठीक। फिर या फिर एम्प्टी हैबिटेट्स। अब जैसे कि ये एक जगह है, यहाँ पे बहुत सारे एक विलेन हैं और यहाँ पे वही सेम हैबिटेट खाली पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से थोड़ी सी स्पीसीज उठा के, थोड़े एनिमल्स को उठा के यहाँ ले जाएंगे। जब ये खाली पड़ा हुआ है, सेम एनवायरनमेंट यहाँ पे है, सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे क्यों ना रखें? इस वजह से ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन अनकंट्रोल्ड हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग या फिर एम्प्टी हैबिटेट, ये कुछ टर्म्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसलोकेशन हो सकता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में प्लीज़ इस तरह से मत लिखना, अपने आप से थ्योरी अच्छे से बनाना। ये सिर्फ आपको मैंने पॉइंट्स प्रोवाइड कराए हैं, थ्योरी अपने आप बनाना, अब इतना तो कर ही लेना एटलीस्ट। फिर एनिमल रीइंट्रोडक्शन क्या होते हैं? एनिमल रीइंट्रोडक्शन वही, मतलब मैं यहाँ पे लेके आई, मैंने इसको फिर से इसके नेचुरल हैबिटेट में पहुँचा दिया, तो ये इसका रीइंट्रोडक्शन हो गया। रिलीज ऑफ एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये कोई ए स्पीसीज थी, ये यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे अपनी जू में लेके चले आए। तो फिर जब उसका एनवायरनमेंट वहाँ पे अच्छे से फेवरेबल कंडीशन हो गई, तो हम इसको वापस से वहाँ छोड़ा है। तो इससे क्या हुआ कि अब हमने उसको रीइंट्रोड्यूस करा दिया उसके एनवायरनमेंट में, फिर से उसको हमने वापस भेज दिया, ठीक है। तो एक्सी2 कंजर्वेशन में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसको शेयर कर दो जितना कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।